ॐ गं गणपतये नमः। मेरे YouTube परिवार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम, बच्चों को स्नेह। आज मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेके। आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में भी जो कई अंग भाग लेते हैं, उनमें हम रक्त वाहिकाओं के बारे में आज चर्चा करेंगे। उसके पहले जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनका बहुत 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 धन्यवाद। अब जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। आइए हम चलते हैं अपने विषय की ओर। तो बच्चों, परिसंचरण तंत्र को जानने से पहले हम जानते हैं कि परिसंचरण किसे कहते हैं। तो परिसंचरण किसे कहेंगे? तो जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, संचरित होना या जाना, ये क्या कहलाता है? संचरण। तो जब शरीर में एक ऐसा द्रव्य पाया जाता है, शरीर में पाया जाने वाला बाह्य कोशिकीय द्रव्य जो प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन, जल और भोज्य पदार्थों को पहुंचाता है, और वहाँ जो अपशिष्ट पदार्थ या व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? परिसंचरण कहलाती है। तो परिसंचरण क्रिया क्या है? तो परिसंचरण क्रिया का मतलब कि शरीर में पाया जाने वाला जो बाह्य कोशिकीय द्रव्य होता है, वह शरीर के लिए जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे जल, ऑक्सीजन और भोज्य पदार्थ, इनको शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, और फिर उन अंगों में जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया में मदद करता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? परिसंचरण कहलाती है। ठीक। अब परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे? तो परिसंचरण तंत्र का मतलब कि जो शरीर में विभिन्न भोज्य पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ऑक्सीजन, जल, भोज्य पदार्थ, इनको शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, और शरीर में जो व्यर्थ पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर करना, यह पूरी क्रिया क्या कहलाएगी? परिसंचरण। और परिसंचरण की क्रिया में जो जो अंग भाग लेते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। इसे परिसंचरण की क्रिया परिसंचरण या परिवहन, परिसंचरण और परिवहन, परिवहन और परिसंचरण का मतलब एक ही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना या पहुंचाना किसी भी पदार्थ को। तो जब इस क्रिया में जो जो अंग भाग लेते हैं, वो सारे अंगों को मिला के एक तंत्र बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो प्राणियों के शरीर में उपयोगी एवं व्यर्थ पदार्थों का परिसंचरण, वितरण, आदान प्रदान विशेष अंगों के द्वारा किया जाता है। अब ये जो विशेष अंग होते हैं, ये जब आपस में मिलके यह कार्य करते हैं तो यही क्या कहलाते हैं? परिसंचरण तंत्र। तो अब हम परिसंचरण तंत्र के बारे में जानते हैं कि परिसंचरण तंत्र उच्च श्रेणियों, जो उच्च श्रेणी के प्राणी होते हैं उनमें परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का पाया जाता है? 2 प्रकार का। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो जो उच्च श्रेणी के प्राणी होते हैं उनमें
ये परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार से होता है। एक खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब क्या? खुला परिसंचरण तंत्र यह है उन जीवों में पाया जाता है जिनमें जैसे सीप, घोंघा, काकरोच, कीट, इन सभी में ये खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहेंगे? तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें उन जीवों के शरीर में जो रक्त होता है वह खुला रहता है, वह उसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कि नसें हों तो उन नसों से होके खून शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचे, ऐसा कुछ भी उनमें नहीं होता है। उनमें जो रक्त होता है या खून होता है वह खुला शरीर में रहता है और सभी अंगों के द्वारा उसे अवशोषित किया जाता है। तो यह किन प्राणियों में पाया जाएगा? सीप हो गई, घोंघा हो गया, काकरोच हो गया और जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं इन सभी में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और इसका एक लक्ष्य, तो ये जो बंद परिसंचरण तंत्र है यह है कबूतर, मछली, मेढक, मनुष्य, इन सभी में किस प्रकार का तंत्र पाया जाता है? बंद परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनमें जो इनके शरीर में जो रक्त होता है वह सीधे अंगों से संपर्क उसका नहीं होता है। इसमें जो रक्त होता है वह रक्त वाहिकाओं के द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाया जाता है और वहां से फिर व्यर्थ पदार्थों को उन्हीं रक्त वाहिकाओं के द्वारा शरीर से बाहर लाया जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? बंद परिवहन तंत्र में इस प्रकार से कार्य होता है। तो हम आज मनुष्य में रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य के परिवहन या परिसंचरण तंत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो मनुष्य में जो रक्त परिसंचरण तंत्र हो या मनुष्य में जो परिसंचरण तंत्र होता है वह 2 प्रकार से होता है। एक होता है रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा होता है लसिका परिसंचरण तंत्र। तो मनुष्य में 2 प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, एक रक्त परिसंचरण तंत्र और दूसरा लसिका परिसंचरण तंत्र। तो आज हम मुख्यतः पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में मनुष्य के 3 अंग भाग लेते हैं। एक तो होता है हृदय, दूसरा होता है रक्त वाहिकाएं और तीसरा होता है रक्त। हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त। मनुष्य का जो परिसंचरण तंत्र होता है, रक्त परिसंचरण तंत्र, उसको 3 अंग मिलके बनाते हैं, हृदय, रक्त वाहिकाएं और रक्त। तो आज हम मुख्यतः चर्चा करेंगे किस पे? रक्त वाहिकाओं पे आज हम चर्चा करेंगे। फिर हृदय और रक्त के बारे में अगले वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे। आज हम पढ़ते हैं रक्त वाहिकाएं। तो रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, ये क्या कार्य करती हैं, कैसे कार्य करती हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है वह किसके द्वारा होके मनुष्य के विभिन्न भागों में पहुंचता है? रक्त वाहिकाओं या रक्त वाहिनियों के द्वारा जाता है। तो ये रक्त वाहिनियां किस प्रकार से कार्य करती हैं? तो जैसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए बस में तो जाते हैं, लेकिन बस चलती कहाँ से है? तो बस हमारी कहाँ से जाएगी? सड़क से होते हुए जाएगी। तो ये सड़क का एक जाल पूरे हमारे देश में फैला हुआ है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हम सड़क के द्वारा ही जाते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में रक्त
रक्त जो है वह जाता कहाँ से है, तो रक्त वाहिनियों के द्वारा होके शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है और सभी भोज्य पदार्थ, ऑक्सीजन और जल को पहुंचाने का कार्य करता है। फिर वहां से जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको एकत्रित करके लाके पुनः हृदय तक पहुंचाता है। इस प्रकार से ये जो रक्त वाहिनियां होती हैं वह हमारे शरीर में किसका कार्य करती हैं, सड़क का कार्य करती हैं कि वह शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऐसे उनका जाल बिछा हुआ होता है कि जिससे होकर रक्त शरीर के विभिन्न सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों तक पहुंच जाता है। तो ये रक्त वाहिनी शरीर में जो विभिन्न हिस्सों तक रक्त पहुंचाने का कार्य करती हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, रक्त वाहिकाएं या रक्त वाहिनियां कहते हैं। तो ये रक्त वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? अब तो रक्त वाहिकाएं मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार से होती हैं। धमनियां, तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त होता है उसका परिसंचरण या उसका आवागमन जिन वाहिकाओं के द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिकाएं। तो ये रक्त वाहिकाएं हमारी 3 प्रकार से होती हैं, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। केशिकाएं ये कोशिका नहीं है, कई बच्चे यहाँ धोखा खा जाते हैं कि कोशिकाएं, कोशिकाएं नहीं, ये क्या कहलाएंगी, केशिकाएं कहलाती हैं। तो अब इसमें धमनी किसे कहेंगे, तो धमनियां क्या है, तो जो शरीर के विभिन्न हिस्सों तक हृदय से शुद्ध रक्त को ले जाके शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती हैं, ये क्या कहलाएंगी, धमनियां कहलाती हैं। अर्थात धमनियों का कार्य क्या होता है कि हृदय से शुद्ध रक्त को लेना और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य करना, यह किसके द्वारा होता है, धमनियों के द्वारा होता है। इसमें क्योंकि ऑक्सीजन ये शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ये पहुंचाती है, इसलिए इसमें कैसा रक्त प्रवाहित होता है, शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। अर्थात धमनियों में जल, भोज्य पदार्थ, सभी जो पोषक पदार्थ होते हैं और ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, इसलिए ये इसमें हम क्या कहते हैं कि धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनियां कहाँ स्थित होती हैं, हमारे शरीर के गहराई में, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं उनके गहराई में स्थित होती हैं। इसमें रक्त का जो दाब होता है बहुत तेज होता है, उच्च रक्त दाब होता है इसमें, और इसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि धमनियों का कार्य क्या है कि शरीर से शुद्ध रक्त, हृदय से शुद्ध रक्त को लेना और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा होता है, धमनियों के द्वारा होता है। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरी प्रकार के रक्तवाहिकाओं के बारे में, शिराएं। तो शिराएं किसे कहेंगे, तो शिराएं ऐसी रक्तवाहिकाएं जिनसे होकर अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है, तो ये क्या कहलाती हैं, शिराएं कहलाती हैं। ये शरीर के ऊपरी भाग में स्थित होती हैं और इनमें रक्त का जो प्रवाह होता है कम दाब में होता है, तो ये क्या कहलाती हैं, शिराएं। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त नहीं होता है, इसलिए इसमें हम कहते हैं कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया शिराएं। अब केशिकाएं, तो केशिकाएं क्या है, केशिकाएं ऐसे स्थान जहां हमारी धमनियां और शिराएं नहीं पहुंचती हैं, ऐसे सूक्ष्म स्थान जहां शिराएं और धमनियां नहीं पहुंचती हैं, जैसे मान लीजिए हमारी आँख हो गई, आँखों में मोटी नसें तो आ नहीं सकती हैं, तो इन स्थानों पे जिन रक्त वाहिनियों का काम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। यानी ऐसे अंग जहां रक्त वाहिनियां, धमनियां और शिराएं नहीं पहुंच पाती हैं, उन जगहों पर जो रक्त वाहिनियां पहुंचती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। तो इस तरह से हमने जाना धमनी किसे कहते हैं, शिरा किसे कहते हैं, केशिकाएं किसे कहते हैं। अब हम जानते हैं कि धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि धमनी और शिरा में अंतर बताइए।
तो धमनी और सिरा में क्या क्या अंतर होता है, आइए हम उसके बारे में आपको बताते हैं। बच्चों, अभी हमने रक्त वाहिकाओं के बारे में जाना, धमनी, सिरा, केशिकाएं किसे कहते हैं, इनका कार्य क्या होता है। अब हम जानते हैं धमनी और सिरा में अंतर क्या होता है। तो धमनी सिरा में जो मुख्य अंतर है उनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको मैं एक एक करके समझाती जाती हूँ। तो जो धमनी की जो भित्ति होती है, यानी भित्ति का मतलब दीवार, तो धमनियों की जो भित्ति होती है वह लचीली होती है, यानी इधर उधर मुड़ सकती है, लचीली और मोटी होती है। और जो सिरा की भित्ति होती है, तो सिरा की भित्ति पतली एवं लचीली होती है। यह पतली होती है, इसकी अपेक्षा धमनी की अपेक्षा पतली होती है और कैसी होती है, लचीली होती है। यानी लचीलापन तो दोनों में पाया जाता है, किंतु धमनी की जो दीवार है वह मोटी होती है और सिरा की जो दीवार है वह कैसी होती है, पतली होती है। तो दूसरा अंतर क्या है कि धमनी की जो गुहिका होती है, गुहिका का मतलब कि जैसे ये हमने ये गोला बनाया, तो गोले के अंदर का जो ये खोखला भाग है, जो हम जैसे एक पाइप लेते हैं तो ये रक्त वाहिकाएं कैसी होती हैं, पाइप की तरह होती हैं, अंदर खोखला होता है और उनमें से होकर रक्त प्रवाहित होता है। तो जो धमनी होती है, तो धमनी की जो गुहिका होती है ये सकरी होती है, यानी कि इसके अंदर ये वाला हिस्सा जो है बहुत कम होता है। और जो सिरा होती है, तो सिरा की जो गुहिका होती है वो चौड़ी होती है, उसमें ज़्यादा स्थान पाया जाता है। अब तीसरा जो अंतर है, तो जैसे धमनियों में ऑक्सीजन युक्त प्रवाहित होता है। जो धमनियाँ होती हैं वो हमारे शरीर के बहुत अंदर स्थित होती हैं, मांसपेशियों के अंदर स्थित होती हैं, तो इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, इसलिए इनका रंग कैसा होता है, ये देखने में हमें लाल दिखाई देती हैं। और सिराएं जो होती हैं इनमें CO2 युक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है। तो ये हम अब अपने हाथों में हम अक्सर देखते हैं, तो ऊपरी हिस्से में हमें नीली नीली जो एक नलिकाएं दिखाई देती हैं, तो ये क्या है, ये सिराएं होती हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त प्रवाहित होता है, इसलिए ये कैसी दिखाई देती है, हमें नीली दिखाई देती हैं। फिर चौथा अंतर क्या है कि धमनी में कपाट नहीं पाए जाते। कपाट का मतलब जो एक तरह से हम घर में शब्द उपयोग करते हैं, दरवाज़ा। तो जो धमनियाँ होती हैं, तो धमनियों में इसके अंदर इस तरह से कोई कपाट नहीं पाया जाता है, लेकिन जो सिराएं होती हैं उनमें कपाट पाए जाते हैं। तो धमनियों में कोई कपाट नहीं पाया जाता, सिराओं में कपाट पाए जाते हैं। तो इन कपाट, ये जो कपाट या दरवाजे होते हैं या वाल्व हम इनको कह सकते हैं, तो इनमें धमनियों में क्यों नहीं पाया जाता और सिराओं में क्यों पाया जाता है, तो क्योंकि धमनियों में रक्त जो है बहुत तेज गति से प्रवाहित होता है, और तेज गति से प्रवाहित होने के कारण ये इनका वापस लौटना कोई गुंजाइश ही नहीं कि तेज रक्त से जब रक्त प्रवाहित हो रहा है तो यह वापस नहीं आ सकती है। इस वजह से इनमें कोई कपाट नहीं पाया जाता है। और सिराओं में कपाट पाए जाते हैं क्योंकि इनमें जो रक्त का दाब होता है, यानी बहुत धीमी गति से इनमें रक्त प्रवाहित होता है, तो ये जब अगर रुक गया तो ये वापस पुनः से उसी स्थान में लौट सकता है। इसलिए इसमें कपाट पाए जाते हैं कि अगर धीमी गति से रक्त प्रवाहित हो रहा है तो यह वापस लौट के उस स्थान पे न जाए, इसलिए इसमें कपाट पाया जाता है। फिर धमनियों के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी धमनियों का जो आयतन होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और सिराओं के आयतन में परिवर्तन होता है, यानी सिराओं का आयतन परिवर्तित होता रहता है। और अगली बात क्या है कि धमनी में जो रक्त है वह रुक रुक कर और तेज दाब के साथ प्रवाहित होता है। अभी हमने आपको बताया कि कपाट नहीं पाए जाते हैं धमनी में, क्योंकि
बहुत इसमें जो रक्त दाब होता है बहुत तेज गति का होता है, तो इसलिए रक्त के लौटने की कोई संभावना ही वापस आने की नहीं होती है। इस वजह से इसमें रक्त जो है तेज गति से प्रवाहित, जो रक्त दाब है वह तेज होता है, और शिराओं में रक्त धीमी गति से प्रवाहित होता है और कम दाब से प्रवाहित होता है। इस तरह से रक्त को ले जाना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाना और अपशिष्ट पदार्थ युक्त रक्त उनको लेके शरीर के विभिन्न हिस्सों से पुनः हृदय तक लाना, यह कार्य कौन करता है? धमनी, शिराएं और केशिकाएं मिलकर ये पूरा रक्त वाहिकाओं का निर्माण करती हैं और इनसे रक्त के द्वारा विभिन्न खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ, जल और इन पदार्थों का शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाना और शरीर के विभिन्न हिस्सों से व्यर्थ पदार्थों को पुनः वापस लाने का कार्य रक्त वाहिकाएं यानी धमनी, शिरा करती हैं, और ये उनमें अंतर है। अब हम इसका धमनी और शिरा के कार्य के बारे में जानते हैं। बच्चों, अभी हमने धमनी और शिरा में अंतर जाना। अब आइए हम जानते हैं रक्त वाहिकाओं के कार्य क्या होते हैं। तो रक्त वाहिकाओं के कार्य क्या होते हैं, इसमें पहला है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप अपना बाद में भी पढ़ सकते हैं। पहला कार्य क्या होता है कि रक्त वाहिकाओं के द्वारा रक्त का परिवहन किया जाता है, यानी जो रक्त को इस एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है तो किसके माध्यम से जाता है? रक्त वाहिकाओं के से होता हुआ शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है, यानी रक्त वाहिकाओं के द्वारा रक्त का परिवहन किया जाता है। फिर दूसरा है कि जो रक्त वाहिकाओं में जो प्रकार होते हैं जैसे धमनी, शिरा, केशिकाएं, तो धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अब केवल एक अपवाद है कि केवल एक पल्मोनरी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। फिर उसके बाद शिराओं में कैसा रक्त परिवहन, किस रक्त का परिवहन होता है? अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है। अब इसमें केवल एक पल्मोनरी शिरा होती है जिसमें कि शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। फिर अगला क्या कार्य है इनका कि रक्त वाहिकाओं के द्वारा रक्त की सहायता से, क्योंकि रक्त वाहिकाओं में क्या बहता है? रक्त। अब फिर रक्त में क्या होता है? ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ, जल, ये सभी उपयोगी पदार्थ और अनुपयोगी पदार्थों का परिवहन रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों के माध्यम से किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारी रक्त वाहिनियों के कार्य हो गए। बच्चों, आज हमने रक्त वाहिकाओं के बारे में जाना जिसमें धमनी, शिरा और केशिकाएं। इसको आप पढ़िए, याद करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको रक्त के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।